नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे स्मार्ट सिटी पर सवार टाउनशिप पर बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाए, लेकिन जनता ने इनका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसके विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारी को दिए। इसके साथ ही नई टाउनशिप के लिए देहरादून जिले में डोईवाला, छरबा, आर्केडिया, चाय बागान, गौचर हवाई पट्टी के पास, पमोथ गांव, नैनीताल जिले में रामनगर, गोलापार, हल्द्वानी, नैडी सैड़ी, पिथौरागढ़, पराग फॉर्म, किक्षा की जगह चयनित की गई है। सरकार इस पर कार्रवाई शुरू करे उससे पहले ही डोईवाला में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनता का भरोसा खोया है, इससे जनता सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नई टाउनशिप का विरोध ग्रामीण नहीं बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब देहरादून को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई सरकार, तो फिर टाउनशिप और 2 नए हिल स्टेशन सरकार कैसे विकसित करेगी? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं, लेकिन जनता ने इसका विरोध अभी से शुरू कर दिया है। डोईवाला में किसानों और क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार बिना लोगों से बातचीत करे एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का फैसला ले रही है, जिसके लिए ग्रामीण सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नए हिल स्टेशन विकसित करने के लिए जगह तय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही नई टाउनशिप के लिए देहरादून जिले में डोईवाला, छरबा, आर्केडिया, चाय बागान, गौचर हवाई पट्टी के साथ पमोथ गांव, नैनीताल जिले में रामनगर, गोलापार, हल्द्वानी, नैडी सैड़ी, पिथौरागढ़, पराग फार्म, किच्छा की जगह चयनित की गई है। सरकार इस पर कार्रवाई शुरू करे उससे पहले ही डोईवाला में ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर डोईवाला सोसाइटी में किसानों के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमें भी उपस्थित हुए हैं हम भी, और इसमें सरकार द्वारा अभी किसी को विश्वास में नहीं लिया गया है और ना जानकारी नहीं दी गई है और ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये पता लगा है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी या एरो सिटी बनने जा रही है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस जो स्मार्ट सिटी है, एरो सिटी है, इसको सरकारी ज़मीन में बना दिया जाए और ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें इसमें ना प्रभावित हों और उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। आज यहाँ जो 7 गाँव एरो सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक्वायर करने की बात आई है, उसके लेकर शासनादेश का एक आदमी छोड़ दिया गया कि भाई यहाँ शासनादेश बताएगा कि क्या हो रहा क्षेत्र में, रिपोर्ट भेजी जाएगी। और यहाँ तक क्षेत्रवासी को पूछा नहीं गया, न ही जन सुनवाई हुई। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर क्षेत्रवासियों का शोषण हुआ, किसान की 1 भी इंच जमीन एक्वायर की गई, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसान का 1 इंच भी जमीन हम देने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खोया है। सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का बुरा हाल कर दिया है और अब सरकार नई टाउनशिप बनाने की बात कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि नई टाउनशिप का विरोध ग्रामीण नहीं बल्कि विपक्षी दल कर रहे हैं। सरकार जनता से बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेगी। का उदाहरण है हमारे पास। क्या स्मार्ट सिटी के कारण पूरे देहरादून की हालात हुई है, इस बात से लोग वाकिफ़ है और इसीलिए सरकार के नए प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपना भरोसा खोया है। पूरी 1537 करोड़ रुपया इस देहरादून के लिए आया, आज पूरा देहरादून खुदा हुआ पड़ा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जगह जगह नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है और बरसात के मौसम में कोड़ पे खास का जैसा ये काम कर रहा है।
इसलिए सरकार को पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, तभी किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, जनता का कहीं कोई विरोध नहीं है और अभी तो तय भी नहीं हुआ है चीज़ें। हम नए शहर, जो अभी 2 नए शहरों की बात हुई है, वो एक कुमाऊं और एक गढ़वाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पुराने पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मसूरी हो, चाहे उधर नैनीताल हो, उन पर अत्यधिक पर्यटकों का बोझ पड़ रहा है। पर्यटन सीजन में बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए नए शहरों का हम सृजन कर रहे हैं। उस क्षेत्र का भी विकास होगा, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जहाँ पर ज़्यादा अत्यधिक बोझ है वहाँ पर भी बोझ कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जाम से छुटकारा मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 2 नए स्मार्ट शहर बसाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार 9 टाउनशिप और 2 नए हिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार बिना लोगों से बातचीत कर फैसले ले रही है? आखिर सरकार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए बजट का इंतजाम कहां से करेगी? क्या लोगों के विरोध के बावजूद सरकार नए टाउनशिप और हिल स्टेशन का निर्माण कर पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पर लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में टाउनशिप बनाने की बात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का ये साफ कहना है कि जब स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हो पाया तो ये टाउनशिप का काम सरकार कैसे पूरा करेगी। 2 सवाल लेकर के यहाँ सामने आ रहे हैं कि एक तो उत्तराखंड वैसे भी बजट के मामले में वीक है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पास पैसों की कमी है, कर्जों में है। तो वही दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पर टाउनशिप बनाने की, जो ग्रामीण हैं वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का ये साफ कहना है कि हमसे बातचीत नहीं की गई। तो बड़ा सवाल है कि आखिर जिन ग्रामीणों की ज़मीन लेनी है, आखिर उनसे बातचीत क्यों नहीं की जा रही। चर्चा और इसी पर कुंवर जपेंद्र सिंह, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ नहीं है फिलहाल। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपसे करूंगी मैं। क्या कहना चाहते हैं? एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का काम करवाना चाहती है सरकार, लेकिन विपक्ष जो है अब वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी का कि जो काम पिछले 2 सालों में पूरा नहीं हुआ, तो टाउनशिप अगर बनाना शुरू भी करती है तो वो कितने सालों में पूरा होगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। क्या कहना चाहता है? मैडम, खाली विपक्षी पार्टी नहीं, जनता सरकार को घेर रही है। आप देखें जिस प्रकार से जनता ने मना किया डोईवाला की कि हम सरकार को जमीन नहीं दे सकते हैं, तो ये विरोध तो जनता ने किया है। हम तो जनता का समर्थन करते हैं, जो जनता कहेगी वही सब कुछ है, जनता सर्वमान्य है। तो आज की डेट पे मैडम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। आज मुझे बद्रीनाथ से मैडम पे भी फोन आया था और उन्होंने भी मुझे ये बात बोली है, वहाँ की जो तीर्थ पुरोहित हैं, कि हमारी बातों को भी डिबेट में उठाया जाए। तो इन्होंने बद्रीनाथ के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर कई मकान वहाँ पे पुरोहितों के तोड़ दिए हैं, जब वो अपने घर आ रखे थे, पट बंद थे वहाँ के, और तोड़ के उनका सामान इधर उधर धर्मशाला में फेंक दिया, जिनको अपना सामान ही नहीं मिल रहा है। 8-9 परिवार ऐसे हैं जिनको अपना सामान ही नहीं मिल रहा कि सामान फेंक कहाँ दिया। कोई कभी वो डीएम के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको सामान नहीं मिल रहा है। और फिर दोबारा अब उनके घर तोड़ने के लिए तैयार हो गए। 70-80 परिवार हैं जिनके घर टूटने वाले हैं, और उनके यहाँ भी यही, ना तो कोई मुआवजे की बात ना कुछ, उनसे कह रहा है हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दो जमीन की और खुद तुम कहीं धर्मशाला में शिफ्ट हो जाओ। तो कहाँ जाएगा आदमी? आपने हर जगह, आपने पुरोहितों तक को नहीं छोड़ा, आपने आम जनता को परेशान करके रखा है। कितना प्रताड़ित करोगे जनता को, जिसकी अपनी रजिस्ट्री की जमीन है, आप उससे भी छीना झपटी करने का काम कर रहे हैं। और बाकी अतिक्रमण के नाम पे तो आप लोग काम कर ही रहे हैं कि अतिक्रमण के नाम पे तो आप लोगों को छीना झपटी कर रहे हैं, पर जिसकी रजिस्ट्री की जमीन है उसके साथ भी आप छीना झपटी करने का काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देखिए जिस प्रकार डोईवाला की जनता ने सरकार के प्रोजेक्ट को नकारा, इससे साफ पता लगता है कि जनता का सरकार से विश्वास उठ गया है, उन्हें सरकार पर कोई विश्वास नहीं। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर? ऋषि जी, इस मुद्दे को सुन के ही अपने आप में हंसी आती है, क्योंकि सरकार जो है, वैसे जो मुख्य मुद्दों से जो ध्यान भटकाने का जो सरकार वो कहीं ना कहीं सफल साबित होता नजर आ रहा है। तभी हम लोग इस विषय पर बहस करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि एक कहावत है कि घर में नहीं दाते अम्मा चली भुनाने। अनम्यूट कीजिएगा विपिन जी। बहुत फिट बैठती है, क्योंकि
गले तक कर्ज में डूबा उत्तराखंड, जिसके पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है, वो उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज में डूबी हुई जनता जो एक एक नागरिक के ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्ज है, उस कर्ज को उतारे सरकार, केंद्र से कर्जा ले सरकार, या नए सिटी डेवलप करे सरकार। अभी स्मार्ट सिटी का आप हाल देख रहे हैं कि पहली बरसात में स्मार्ट सिटी जो है पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। केंद्र सरकार एक जोशी मठ को बसाने में असफल साबित हुई है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने अठन्नी नहीं दी इनको, यहां तक कि स्मार्ट सिटी का बजट भी इन्होंने काट दिया। तो मुझे लगता है कि डोईवाला की जो जनता है वो विरोध तो कर रही है, मुझे लगता है चिंता की कोई बड़ी बात है नहीं। जो डोईवाला की जनता जो परेशान हो रही है कि सरकार यहाँ पर नई टाउनशिप बसाने जा रही है, तो मुझे लगता नहीं है, केवल और केवल जनता से, जो जनता के दिमाग में जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे जो समस्याएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार इतने बड़े कर्ज में डूबी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि जो सैलरी के लिए केंद्र के सामने कटोरा लेके खड़ी हो जाती हो, आपदा के लिए जो कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो जाती हो, अपने आय के स्रोत ना हो, वो नई टाउनशिप कैसे बसाएगी? जबकि स्मार्ट सिटी में तो केंद्र का अपना बड़ा योगदान रहा, केंद्र ने अपना बजट पास किया, वो भी ये लोग नहीं बना पाए, तो ये अपने बेस पे नई टाउनशिप कैसे बनाएंगे? वो भी एक नहीं 2-2 की बात हो रही है। तो मुझे केवल ये हास्यास्पद लगता है और केवल ये मजाक लगता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी। देखो, सबसे पहले ये सरकार को डिफाइन करना चाहिए कि इसका विजन क्या है इसके ऊपर, क्योंकि हमें ये सरकार विजनलेस सरकार लगती है, अनुभवहीन सरकार है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने वाली सरकार लगती है। हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि ये चाह क्या रहे हैं, क्योंकि टाउनशिप जो डेवलपमेंट होता है उसके पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं। हमने अपने आंखों के सामने देहरादून को देखा, देहरादून जैसे सैचुरेट होने लगा तो हमारे फौजी कोटद्वार में बसने लगे। जब कोटद्वार में सैचुरेट उनके 25 पावर से बाहर गया तो सतपुली में बसने लग गए। और सतपुली तो जब इस नए, देखो, जनता अपना रास्ता अपने आप ढूंढती है, और जब जनता अपना रास्ता ढूंढती है तो सरकार का काम होता है उस पर बारीक नजर रखते हुए वहाँ पे इस तरह के सिस्टम डेवलप करना कि वहाँ पे जो सड़कें नहरों न रह जाए, वहाँ का मास्टर प्लान को बनाते हुए और जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर टाउनशिप को ढालना। लेकिन अभी नया बनाना चाहते हैं, तो नया जो बनते हैं विदेशों में, अगर विदेशों की नकल करना चाहते हैं तो विदेशों में तो इतनी जमीन पड़ी हुई है, और वहाँ सबसे पहले वो खाली जमीन में इंडस्ट्री लगाते हैं, पर इंडस्ट्री लगाने के बाद फिर वहां पे जो कर्मचारी होती हैं उनके बेस बनाकर टाउनशिप का डेवलपमेंट होता है। ये करना क्या चाहते हैं? ये भूमाफियों के चंगुल में है, भूमाफिया इनको उत्साहित कर रहा है, भूमाफिया करो करो करो, क्योंकि मैंने इनको भूमाफियों के उत्साह में उकसाने में इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमारे शहर नगर निगम को बड़ा क्षेत्र बना दिया, जिससे कि वो भू कानून के अंदर में ना आए और वहां पे जो जितनी जमीन चाहे भूमाफिया खरीद ले। इसलिए इन्होंने जगह जगह नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सब डिक्लेयर कर दिए। पहाड़ों में छोटे छोटे कस्बे भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, जिससे कि माफिया वहां पे अपना बहुत खतरनाक है इनका। ये लोग अब उत्तराखंड के लोग नहीं है, ये जनहिती काम नहीं कर रहे हैं, ये वहां से कहीं से गाइडेड है और उस गाइडेंस में काम कर रहे हैं, और इसलिए जनता का इन पे विश्वास उठ चुका है और इसलिए जनता इनकी कहना नहीं मान रही। ये नहीं बना सकते इनका, कभी ऑल वेदर रोड, कभी स्मार्ट, नाम देखो ऐसे मालूम नहीं कहां से पंडित लाते हैं, एडमिन सिटी। अरे तुम स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए देहरादून को, तुम एडमिन सिटी, अब पूछो जरा किसी को कि एडमिन सिटी क्या है भाई, चुप। इनके कोई भी प्रवक्ता नहीं बता पाएगा कि तुम्हारी सरकार चाह क्या रही है, दावे के साथ कहता हूं मैं, नहीं बता सकते। ठीक है, स्मार्ट सिटी एडमिन सिटी में डिफरेंस बता दे, मैं मान जाऊं। देहरादून एडमिन सिटी भी है और स्मार्ट सिटी भी है, अब बताओ भाई, तुम डिफाइन करो। अब नई टाउनशिप में उद्देश्य बताओ, स्पष्ट करो। चलिए, जब
नहीं मैडम। जपेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जपेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अभी चूंकि आप देरी से जुड़े, मुझे नहीं पता आपने कितना सुना कितना नहीं, मैं आपको लेकिन बता देती हूँ। जो अभी विपक्षी दलों का जो रिएक्शन आया है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत जेन्युइन सवाल हैं। कि पहला तो ये कि आपका स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसके बजट में कटौती की गई, और दूसरी बात ये कि क्या ये ध्यान भटकाने के लिए आप टाउनशिप का मुद्दा लेकर आए हैं कि टाउनशिप बनवाएंगे, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जनता को अब आप पर भरोसा नहीं है, जनता नहीं चाहती कि आप टाउनशिप बनाएं, आप किसी तरीके का अब आप कुछ विकास की बात करें, उन्हें रास नहीं आ रहा। और ये जो टाउनशिप बनाने की बात करी जा रही है, इसको लेकर आपका विजन क्या है? ये 4-5 सवाल है जो विपक्षी दलों के हैं। शुरुआत में सबसे पहले यही पूछना चाहती हूँ कि इस टाउनशिप का विजन क्या है, पहले तो ये क्लियर करें। जो एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है और उत्तराखंड को बने हुए आज 23 वर्ष हो गए हैं। इन 23 वर्षों में उत्तराखंड की आबादी भी बढ़ी है, आबादी के साथ साथ यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है, और उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्टेट है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म दोनों का पूरी तरह से ये प्रभाव देखा जाता है आज से नहीं, वर्षों से। स्मार्ट सिटी प्रदेश के नागरिकों के लिए होती है एक ऐसा शहर जिसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाए, जिसके अंदर काफी, जैसे सीवरेज हो गया, आपकी कनेक्टिविटी हो गई, आपका ये उसके साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो पोल्स ना होके अंडरग्राउंड लाइंस हो गई। या ये देखिए जपेन जी, ये बात में, हाँ, ये बात आपने कही कि हम आधुनिकता से लैस ऐसा बनाना चाहते हैं, हम आधुनिक चीजों के साथ उसे करेंगे टाउनशिप को। ठीक बात है, आपके पास पैसा है? पैसा तो उस पे लग रहा है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो अभी बजट की बात आई है, तो अभी जितना बजट व्यवस्थित होके लगना चाहिए या जितना बजट की आवश्यकता है उतना बजट वहाँ जारी हुआ है, कर्जा वो लेंगे काम हम? भी चल रहे हैं। देखिए, 2 मिनट पहले हम अपनी एक बात पूरी कर रहे हैं, और उसका स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया, या हम एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ डिजास्टर्स या नेचुरल डिजास्टर्स का प्रभाव रहता है, कई बार व्यवधान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्य रुक गया या कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप की बात आ गई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप के पीछे उसका मकसद यही था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए जहां प्रदेश की पूरी हमारी अफसरशाही या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जहां से चले, जहां से व्यवस्थाएं चले, और जब किसी राज्य को आधुनिक राज्य के रूप में वो बदलता है तो ये एक टेक्निकल चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है और जरूरतों पे भी ध्यान दिया जाता है, चीजों को वहां मिक्स नहीं किया जाता। अब यहाँ हमारे प्रवक्ता साथी थपलियाल जी ने बहुत आराम से कह दिया कि किसी को मालूम नहीं है, तो क्या थपलियाल जी को ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर समझदार लोगों की कमी है या विजन वाले लोगों की? उन्होंने कहा कि प्रवक्ता को नहीं मालूम होगा। जपेन जी, उन्होंने सीधा सीधा आप पे सवाल उठाया, उन्होंने जनता पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने आप पर सवाल उठाया कि आपको मालूम है क्या, आप डिफरेंस बता सकते हैं? सवाल जवाब हो सकता है कि इनका किसी प्रवक्ता से सवाल जवाब हुआ हो और ये उनके उससे विचारों से संतुष्ट ना हो या वो इन्हें ना समझा पाए हो, लेकिन ये थपलियाल जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और ये बेहतर समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप और स्मार्ट टाउनशिप का क्या उसमें डिफरेंसेस हैं और कैसे उसे डेवलप किया जाता है। और आज उत्तराखंड की जरूरतों के अनुकूल ही हमारी सरकार ये योजनाएं बना रही है, उन योजनाओं पे धीरे धीरे अमल हो रहा है और आने वाले समय में 25वीं वर्षगांठ, आपकी इजाजत हो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? और जी आप 2 पूछिए। मेरा सवाल ये है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड सरकार का, जो लगता है लोगों को कि आप कुछ भी करते हैं आप उनसे नहीं पूछते जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। बद्रीनाथ, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। बद्रीनाथ, केदारनाथ में ये जो इतना भी जो त्रिवेंद्र रावत लेकर आए थे और उसके बाद उसमें उसका इतना विरोध हुआ, मैं उसका नाम भूल रही हूँ,
और उसका इतना विरोध हुआ, चीज़ें हुई, उसके बाद फिर वापस, और उस समय भी पंडा पुरोहित कह रहे थे कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा। अभी 2-3 चीज़ें और कुछ की गई जिसके बाद उन्होंने भी, उनका भी, हाँ, देवस्थानम बोर्ड, और कई लोगों ने भी और उस पर भी बातचीत की कि हमसे पूछा नहीं गया। पंडा पुरोहित तो लगातार इस बात को कहते रहते कि हमको तो कहीं इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती, और भी तमाम कर्मचारी भी आपके इस बात को कह रहे थे। दूसरी बात ये कि आप ग्रामीण इस बात को कह रहे हैं हमसे पूछा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हम क्यों दें अपनी जमीन आपको? आप उनको भरोसे में लेंगे या नहीं? आप जिनकी जमीन ले रहे हैं, क्या आप उनको भरोसे में नहीं लेंगे? जवाब दीजिए। नहीं, देखिए बिल्कुल भरोसे में लिया जाता है, और उसके लिए एक हमारी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और वो पूरे देश में अपनाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि उनकी जमीनें उन्हें उचित मुआवजे दिए जाते हैं, जो उनके जिस मुआवजे के आधार पे ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत विरोध हर जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकास को रोक दिया जाए या डेवलपमेंट को लेके योजनाएं ना बनाई जाए। डोईवाला के तो लगभग ग्रामीण आपके विरोध में है। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, विरोध होता है, आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन आप उस तवज्जो तो देंगे ना उनको, कि इम्पोर्टेंस नहीं देंगे आप उनकी जमीन पर ही आप बनाएंगे और आप उनसे ही नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल तवज्जो दी जाती है। देश के अंदर कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन सी ऐसी टाउनशिप है, या जो ऐसा कौन सा ऐसा सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम है जब उसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाती है और वहां विरोध होता है। लेकिन विरोध के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उचित मुआवजे दिए जाते हैं, बाजार दर पे मुआवजे दिए जाते हैं। डेवलपमेंट की अपनी एक जरूरत है, लोगों का विरोध वहां ठीक है, जायज है, जो बरसों से वहां बसे में किसी का मन नहीं करता अपनी जगह और घर को छोड़ के जाने का। लेकिन देश के विकास में, प्रदेश के विकास में जो चीजें जरूरी होती हैं उनके लिए उचित मुआवजों का प्रावधान है, तो निश्चित तौर पर इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। और जहां तक राय की बात है, तो निश्चित तौर पर उनकी राय के अनुसार ही विस्थापन और मुआवजों की और उसमें दरों में बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ न्याय होता है, लेकिन डेवलपमेंट के कुछ अपनी इश्यूज होते हैं, निश्चित तौर पर सरकार उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चलिए जतिन जी, देखिए मेरे बहुत सारे सवाल एक करके मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप राणा जी का रुख करना चाहती हूँ। कुलदीप जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी ने जो आतंक मचा रखा है, और जो गड्ढे हैं या जो सड़कें जो गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, गड्ढों में जो सड़कें बची हुई हैं थोड़ी बहुत, वो कहीं ना कहीं चीख कर स्मार्ट सिटी का हाल बता रही हैं। और बरसात ने तो और बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है देहरादून का। जब देहरादून ही स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही है, तो हम एक टाउनशिप को कैसे अपने जहन में हम सोच भी सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है जब एक काम पूरा नहीं हुआ, आप दूसरा काम का कैसे ठेका ले सकते हैं कि भाई हम ये करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे। और कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं, विश्वास की कमी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? सबसे पहले तो देखिए यसी, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, आतंक। स्मार्ट सिटी का वास्तव में देहरादून में तो आतंक ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हैं यहाँ पे, जिस तरह की सड़कों की खुदाई हो रखी है, नालियों की खुदाई बरसात से ठीक 1 महीना पहले की गई, और अब वो वैसे ही काम पड़ा हुआ है। हमें भी कई बार घर जाते हुए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग जो देहरादून में घूम रहे होंगे, तो घर जाते हुए हमें कई बार बड़ा डर लगता है कि कहीं ना किसी अभी निर्माणाधीन नाली में ना घुस जाएं। और वहाँ तो हालात इतने बुरे हैं कि वो सरिया भी इतने बड़े खतरनाक तरीके से बाहर निकली हुई है। ठीक है, खैर देखिए एक बुनियादी सी बात है, और ये बहुत सहज सी बात होती है कि किसी विद्यालय में कोई छात्र जब एक परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उसके बाद वो अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत होता है। बिल्कुल। और उसी के अनुसार चीजों को, उसके विषय वगैरह भी उसको आवंटित किए जाते हैं। मेरे ख्याल से हम आप लोग सभी जब 8th से 9th में जाते हैं तो साइंस डिवीजन, कॉमर्स डिवीजन, है ना, आर्ट्स डिवीजन बढ़ते हैं, और ये सब इसी चीज पर आधारित होता है कि भाई किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं उसके अनुसार। यहाँ भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में आप फेल हो गए हैं, लेकिन आपको प्रोन्नत करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, हम इसमें दोष किसका है? कार्य नहीं हुए, कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ बयानबाजी हुई, तो सवाल तो लीडरशिप से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत मतदाताओं ने, राज्य के मतदाताओं ने
देहरादून के मतदाताओं ने किसी स्मार्ट सिटी के सीईओ को वोट नहीं दिया है, देहरादून के डीएम को वोट नहीं दिया, किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया। उन्होंने यहाँ के विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को मतदान किया है, उनको वोट दिया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भी उनसे पूछे। दूसरी बात यह है कि इन तमाम सवालों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो चीजें निकल करके आई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, और खासकर देहरादून में, तो उससे लोगों का, देहरादून वासियों का एक विश्वास कम हुआ है। उत्तराखंड की ऐसी स्थिति यह है कि हम आज से 5 साल पहले जब स्मार्ट सिटी को लेकर के बात चल रही थी, तो ये सवाल उठ रहे थे कि एक नई टाउनशिप बसाई जाएगी या रेट्रोफिटिंग की जाएगी, इस तरह की तमाम सारी चीजें थी, या पुराने शहर को अपडेट किया जाएगा और उसको अपग्रेड किया जाएगा, है ना, सुविधाओं के साथ, तमाम सारी चीजों के साथ। लेकिन स्मार्ट सिटी जितनी चीजों को अपडेट करने की और अपग्रेड करने की बात कर रही है, और जो चीजें हो रही हैं, उससे बस इतना रह गया है कि दिल्ली की भांति देहरादून में बस अब हम सड़कों पे नाव लेके नहीं निकले हैं, और उसमें कोई कसर नहीं बाकी है। वरना हालात जिस प्रकार के हैं कि आने वाले समय में हम सड़कों पे नाव लेके निकलना पड़ेगा, इसमें भी कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन किसी भी शहर के लिए, किसी भी शहर को बसाने के लिए सरकार के पास जो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि राज्य निर्माण के बाद से आज तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, उसके कौन अधिकारी हैं, उसमें कौन वास्तुविद है, उसमें कौन वास्तुशास्त्री है, उसका कौन लेआउट डिजाइनर है, कोई जानकारी नहीं। उसकी स्थितियां किस प्रकार की हैं, कहाँ हैं, उसने क्या काम किया, क्योंकि जब ये सारा काम होता है उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है जिलों में प्राधिकरण, जो शहरों कुलदीप जी, मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी पर, जहाँ एक और बवाल थम नहीं रहा था, तो वहीं अब टाउनशिप को लेकर बवाल शुरू हो गया है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जहाँ एक और स्मार्ट सिटी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ था, तो वहीं अब कहीं ना कहीं टाउनशिप बनाने की बात जो कही जा रही है, उसका विरोध शुरू हो गया है। सरकार की योजना है कि राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 5 और पर्वतीय क्षेत्रों में 3 टाउनशिप विकसित किए जाएं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी बीच आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर थरारी ग्वालदम मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। देहरादून से ग्वालदम जा रही थी बुलेरो। हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग सवार थे। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। हादसे पर 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चमोली से खबर, जहां पर थरारी ग्वालदम मोटर मार्ग पर हुआ भीषण हादसा। बता दें कि देहरादून से ग्वालदम जा रही थी बुलेरो, और हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर, थरारी ग्वालदम मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। देहरादून से ग्वालदम जो आ रही थी बुलेरो। बता दें आपको कि हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चमोली से खबर, जहां पर चमोली में हुआ भीषण हादसा। देहरादून से ग्वालदम जो आ रही बुलेरो। हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग सवार थे, और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चमोली से खबर है, जहां पर थरारी ग्वालदम मोटर मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। देहरादून से ग्वालदम जा रही थी बुलेरो। बता दें आपको कि हादसे के वक्त वाहन में 9 लोग सवार थे, जो जानकारी मिल पा रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशासन मौके पर मौजूद, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलेरो खाई में गिरी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना स्थल की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रशासन मौके पर मौजूद।
और देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक और जहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल पहले से ही उठाए जा रहे थे, तो वहीं अब टाउनशिप को लेकर बवाल मचा हुआ है। चर्चा इसी पर, और मैं यहां पर आशीष नौटियाल जी का रुख करना चाहूंगी। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जपेन जी ने जो जवाब दिया उनसे सहमत है? देखिए मैडम, प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंगों में कोई दिक्कत नहीं है, पर जनता विश्वास करे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो उदाहरण बता रहा था कि बद्रीनाथ के अंदर तीर्थ पुरोहित आज से हड़ताल में बैठ चुके हैं, आज से धरने में बैठ चुके हैं तीर्थ पुरोहित, जिनका एक सीजन का टाइम होता है, 2-4 महीने ही सीजन होता है। उन बेचारों को अपने घरों को बचाने के लिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के द्वारा उनके घर तोड़े जा रहे हैं और उसकी कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा कि आपने रेस्ट्री करो और चले जाओ। तो वो लोग धरने में आज से बैठ चुके हैं और वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में हम धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, हम जब तक मांग पूरी नहीं होगी इसी काम को करेंगे। आशीष जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं जपेन जी को बता देती हूँ ये क्या माजरा है। जपेन जी, जरा इस पर गौर फरमाइए कि आशीष नौटियाल जी ने ये बात बताई कि उनको कुछ तीर्थ पुरोहितों ने फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप ज़रा इस बात को डिबेट में उठाएं, और बात यह है कि स्मार्ट सिटी के तहत कुछ पंडा पुरोहित हैं जिनके घर उनके बिना इजाज़त के तोड़ दिए गए और देखिए वो धरना प्रदर्शन करने के लिए अब मजबूर हैं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तक तो अतिक्रमण की बात करी जा रही थी, अब जिनकी रजिस्ट्री है उनके भी घर बिना पूछे तोड़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर का या किसी के भी बने हुए स्ट्रक्चर को बिना मुआवजे का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ अधिग्रहण में आ रही है और वो उसके दस्तावेज कंप्लीट हैं, वो आपकी अपनी है, आपके मालिकाना अधिकार उसका है, तो निश्चित तौर पर उसका मुआवजा जाना है। तो ये तो कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आशीष जी, तो सरकार डेवलपमेंट के लिए अगर आप चाहें तो डिबेट में आपको उनका नंबर देके आपकी बात भी करा सकता हूँ। वो लोग आज से हड़ताल में बैठे हैं, उन्होंने वीडियो भी बना के भेजा था मुझे, कह रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें जो है इस जगह से ये कह रहे हैं कि आप हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दो और आप लोग कहीं धर्मशाला में शिफ्ट हो जाओ। क्या मुआवजा देना है, क्या होगा, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये मुझे खुद फोन आया, ऐसा नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नंबर दे सकते हैं और यहाँ बिल्कुल हम सक्षम अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। और हमें उम्मीद है कि पिछले जब वहाँ पट्टे बंद थे वहाँ के, ये घर आए थे तो कम से कम 8-9 लोगों के घर तोड़ दिए गए और उनके घर का सामान कहीं धर्मशाला में डाल दिया गया, वो आज तक नहीं मिल रहा है। देखिए दो चीजें समझिए आप नौटियाल जी। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसका मालिकाना अधिकार आपका नहीं है, या वो सरकारी भूमि है या वो नगर पालिका की भूमि है। ठीक है, बहुत से कई मामले ऐसे भी संज्ञान में आते हैं कि लोग बरसों से उस पे रह रहे हैं लेकिन उनका मालिकाना अधिकार नहीं होता, तो निश्चित तौर पर वहां जरूर। चलिए आशीष जी, आप नंबर ट्रांसफर करिएगा जपेन जी, मुझे लगता है कि आगे इस पर कुछ प्रोसीड करवाएंगे। पीसी थपलियाल जी, इस पे भी डिबेट मैडम रखी जाएगी। जी मैडम, एक्चुअल में जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारपुरी और बद्रीपुरी बनाना और दोनों जगह कॉरिडोर बनाना। उसमें कई जो पर्यावरणवादी हैं वो चिंतित हैं कि उच्च हिमालय को ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां प्रधानमंत्री जी वो रख देते हैं वहां होना ही होना है। थपलियाल जी, वैसे हम टाउनशिप पे आज बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ की बात आपने की थी तो मैंने कहा कि वो भी टाउनशिप आपने बोला था। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में जो 6000 करोड़ सरकार एडमिन सिटी देहरादून में डिक्लेयर किया है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि एडमिन सिटी बनाई जाएगी देहरादून। अब हमें कहते हैं कि जिस राज्य को 20 साल से वो राजधानी नहीं मिली, तुम राजधानी के बारे में चुप क्यों हो? और सबसे अच्छा लोगों का सहयोग मिलेगा अगर आप ये बोलोगे कि हम 6000 करोड़ एक शहर बनाने के लिए, एक राजधानी बनाने के लिए करेंगे, तो जनता बढ़ चढ़ कर आगे आएगी। तुम टाउनशिप डेवलप कर रहे हो माफियाओं के कहने पे, क्योंकि आज की तारीख में पूरा यहाँ का जो रियल एस्टेट जो है वो बहुत ही नंबर 1 पे गया है उत्तराखंड का। पूरे देश के लोग आज चाह रहे कोरोना के बाद कि हम हिमालय के इस राज्य में शिफ्ट करें, इसलिए सरकार पे माफियाओं का दबाव पड़ रहा है। नहीं तो
नहीं तो जो हमारे जो पहले के जो तिवारी जी रहे हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, सिडकुल बनाया, कभी जनता ने हमेशा उनको सहयोग दिया, क्योंकि उनके आगे एक टारगेट था कि यार उद्योग जपेन जी, तुम्हारी टाउनशिप में क्या आएगा भाई, जवाब क्या दीजिए। आएगा टाउनशिप? जपेन जी, इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। थपलियाल जी बहुत ही मतलब आप हमें इतने काबिल हैं हमारे थपलियाल जी कि किसी भी डिबेट को ऐसा ट्विस्ट दे देते हैं। ये राजधानी नहीं बनाने जा रही सरकार थपलियाल जी, ये आपको हम क्लियर कर दें। एक आज जो नए महानगरों की, नए उपनगरों की आवश्यकता है उत्तराखंड को, या जो टेक्नोलॉजी से लैस किसी नगर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो उस पर सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जपेन जी, तो वही तो थपलियाल जी कह रहे हैं कि अगर आप राजधानी बना देते ना तो जनता आपको समर्थन करती। वो यही बात तो कह रहे हैं कि आप राजधानी नहीं बना रहे, इसी बात का दुख है उन्हें। अच्छा शहर बनता, अच्छा टाउन बनता, राजधानी का मुद्दा तो गैरसैंण को सरकार ने कब इनकार करा है? ठीक है, अगर उस पर अभी अगर उस पर निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार ने इनकार कब करा है ना? हम आज जिस पे बात कर रहे हैं, जो बाकी उपनगरों की बात है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टाउनशिप्स की बात है, तो निश्चित तौर पर उन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रदेश की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, विपिन खन्ना जी, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए। विपिन खन्ना जी, जी यशी जी, क्या कहना चाहते? यशी जी, अभी हमारे भाई जपेंद्र जी की मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने काफी विस्तार से समझाया कि एडमिन सिटी और स्मार्ट सिटी में क्या फर्क होता है, और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जानकारियां हमको दी। हमको शायद नहीं पता थी, जानकारी जपेंद्र भाई ने दी है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो जिसका तस बना हुआ है कि यशी जी, एक घर अगर मैंने कर्जे पे ले रखा है तो मैं दूसरे घर के विषय में सोच तो सकता हूँ, ये तो मेरा सोचने का तो मेरा स्वयं का अधिकार है, लेकिन उसको मैं लूंगा कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आप अभी तक जोशीमठ के लोगों को बसा नहीं पाए हैं। ये उत्तराखंड का जीता जागता सवाल है। उत्तराखंड में आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए हैं, ये भी जीता जागता सवाल है। आप नए टाउनशिप की बात कर रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी में ही केंद्र सरकार आपका बजट रोक चुकी है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ठीक है, अच्छी बात है, सोच अच्छी है, विकसित होना भी चाहिए, लेकिन होगा कैसे, बजट कैसे आएगा? आपके पुल टूट रहे हैं, उनके लिए आपके पास बजट नहीं है। केंद्र सरकार का मुंह राज्य सरकार देख रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए, अभी आपदा इतनी बड़ी प्रदेश में आ रखी है, उसके लिए केंद्र सरकार का मुंह देख रही है राज्य सरकार। बजट आपके पास है नहीं, आय के साधन आपने, आय के स्रोत आपने जनरेट नहीं किए उत्तराखंड के अंदर। लोग, मतलब कहने का ये है कि अगर आप नई टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि आप बजट कैसे लेके आएंगे। उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति 1 लाख रुपए के कर्ज में है। उत्तराखंड सरकार कई लाख, कई करोड़ रुपए के कर्ज में है। आपको स्मार्ट सिटी बनाने में ही इतनी समस्या पैदा हो रही है, तो आप नई टाउनशिप कैसे डेवलप करेंगे? वो ठीक है, सब जानते हैं एडमिन सिटी और स्मार्ट सिटी में फर्क, लेकिन स्मार्ट सिटी को स्मार्ट कैसे बनाएंगे आप? ये देहरादून का जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। एक बरसात झेल नहीं पाई आपकी स्मार्ट सिटी, तो कैसे अब नई टाउनशिप बनाएंगे? इसके लिए बजट कहां से आएगा? बस जपेंद्र जी ये और बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपकी हम एक भ्रांति ये दूर कर दें कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कुछ आपत्तियां थी और उनके जवाब दिए जाने थे। केंद्र सरकार की उस पर संतुष्टि होनी है। उसके बाद बजट का कोई इशू ही नहीं है। दूसरी बात, आप और हम सब जानते हैं कि देहरादून शहर 276 वर्ष पुराना शहर है। पुराना शहर और नया शहर मिला के जो एक जपेंद्र जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सुनिए ना, मुझे ये बताइए, आपने कहा बजट का कोई इशू नहीं है। 1 लाख रुपए कर्जे में उत्तराखंड में हर पैदा होने वाला बच्चा पहले से ही है। अब उसको और कितना कर्जदार बनाएंगे आप? आप भी कमाल करती हैं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, एक नया राज्य है। उत्तराखंड की आमदन सीमित है, ये आप भी जानती हैं। और यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा
लाख करोड़ का कर्जदार है। अगर हम इन चीजों पे बहस करने लग जाएं तो विश्व में पैदा कोई विश्व का ऐसा देश नहीं जब है जी देखिए, जहां मुझे किसी इस भी बात से फर्क नहीं विकसित- पड़ता। 1 लाख कर्ज में तो अभी देश में हम निकालेंगे तो भी हम कर्जे में हैं। बात इसकी नहीं है। जपेन जी एक सेकंड रुके। बात ये है आप समझने की कोशिश करिए ना कि अगर रोजगार के स्रोत उत्पन्न हो रहे हो, लोगों को रोजगार मिल रहा हो, उनकी आय बढ़ रही हो। मैं मानती हूं कि आपदाएं आती हैं, आपदाओं से ग्रसित है ये प्रदेश, लेकिन तमाम चीजें हैं ना, लेकिन उनके भी संभावनाएं भी तो होती हैं। हम कर्जा लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमें ये नहीं पता कि हम आगे यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगा, या यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। ये सारे सवाल भी तो जनता के मन में होंगे या नहीं होंगे? आप सुनिए ना, जवाब तो सुनिए यशी जी। हमने आपके सवाल का जवाब दिया। आज विश्व में अगर सबसे ज्यादा कर्जा किसी के ऊपर है तो वो पूरी जो विश्व की महाशक्ति जिसे ये कहा जाता है अमेरिका के ऊपर है। तो आज विश्व के अंदर दुनिया के 205 देशों में से कोई देश ऐसा नहीं है जहां जिसके ऊपर कर्जा ना हो। तो ये सवाल नहीं है, ये बुनियादी सवाल नहीं मैंने है। आपसे यही तो कहा कि बात ये नहीं है कि मैं वही तो बात कह रही हूँ जपेन जी, आप वही बात कह रहे हैं आप भी, लेकिन मैं सिर्फ उसके आगे इतना कंटिन्यू कर रही हूँ कि आय के स्रोत भी तो बढ़ने चाहिए, रोजगार भी तो लोगों के पास होना चाहिए। आपका पलायन बढ़ता चला जा रहा है, लोग उत्तराखंड छोड़कर चले जा रहे हैं। क्या करेंगे टाउनशिप बनाकर? वहां रहेगा कौन? यशी जी सुन तो लीजिए, जिस दिन उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी वो लगभग 80 लाख के आसपास थी। आज उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ पार कर चुकी है और प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के अंदर जो पलायन से बाहर का पलायन होके, सीमावर्ती राज्यों का पलायन होके, अन्य प्रदेशों से, अन्य स्थानों से लोग आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है। और जैसे जैसे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर उसके अनुसार प्रदेश में राज्य सरकार का मैं वापस आती हूँ आपके पास। जपेन जी एक सेकंड रुकेगा। कुलदीप राणा जी क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी अभी कुंवर जपेंद्र सिंह जी ने एक बड़ी अपने आप ये बात स्वीकार किया कि पड़ोसी राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, पलायन करके उत्तराखंड देहरादून में आ रहे हैं, मैदानी जिलों में आ रहे हैं, और सरकार को उसी के अनुरूप उनकी व्यवस्थाएं भी करनी। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है और ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ता का बयान है। खैर, इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब एक चीजों को लेकर के जब तक विश्वास कायम नहीं होगा, जनता सरकार पर कैसे विश्वास करेगी? ठीक है, शहर को मैंने आपसे अभी बड़े बड़े अच्छे शब्दों का प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया, सत्ता के प्रवक्ता ने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके चीजों को बड़ा रोचक बनाया। लेकिन यही रोचकता, यही बातें स्मार्ट सिटी को लेकर के भी कही जा रही थी। जब स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ उसको लेकर के बातें निकल के आ रही थी और हमें भी लगा कि शायद देहरादून एक बेहतरीन शहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। हालांकि कितना तब्दील हुआ है वो सबको दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कई बिंदु आए जिनमें मैं आपसे कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जब तक किसी राज्य का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से स्टैब्लिश नहीं होगा, उस राज्य का कोई भी प्लानिंग, कोई भी निर्माण, यहाँ तक कि आप अगर कोई छोटा सा भी निर्माण करते हैं टॉयलेट बाथरूम का भी, तो वो सारी चीजें उस निर्माण की, उस प्लानिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि सीवरेज की लाइन है, पेयजल की लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें उसके अंतर्गत आती है। और शहर को, उसकी जमीनों को बांटा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, पर्यटन एरिया में, है ना, एजुकेशनल एरिया में, इस तरह की चीजों को बांटा जाता है। देहरादून की स्थिति, देहरादून हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि हमने राज्य को किस तरीके से चीजों में डेवलपमेंट के रूप मानकों में बांटा हुआ। तीसरी बात यह है कि इस राज्य के जब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने जब शपथ ली, तो उसके बाद उन्होंने देहरादून और उत्तराखंड के विकास को लेकर के उनके दिमाग में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि नोएडा जो आज शहर बसा है, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी की संकल्पना थी। जब वो केंद्र में उस वक्त औद्योगिक मंत्री थे, तो ये उनकी संकल्पना थी कि एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जाए जहां इंडस्ट्री भी हो और लोग वहां बस सकें। और आज नोएडा का साकार रूप हम सबके सामने। उसी के अनुरूप जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने देहरादून में ग्रेटर दून की एक संकल्पना प्रस्तुत की कि भाई देहरादून शहर का जो ऐतिहासिक ढांचा है
वो खराब ना हो, और देहरादून के बाहरी क्षेत्र को लेकर के एक इस तरह की चीजें तैयार की जाए ताकि एक कॉरिडोर हो जाए, जो बाहरी वाहन है वो बाहर से चले जाएं, यहाँ से गुजरने वाले लोग बाहर उससे निकल जाएं, एक नया शहर देहरादून के चारों तरफ बसे, ताकि शहर जो देहरादून का जो ऐतिहासिकता है वो खराब ना हो और उसमें ज्यादा दबाव ना पड़े। ठीक है, लेकिन तब राजनीतिक कारणों से, तमाम सारी चीजों से के दबाव में ये चीजें रह गई। अभी जो नई बात निकल के आ रही है, नई टाउनशिप, निसंदेह है उत्तराखंड को नई टाउनशिप की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ भू दबाव बढ़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि क्या ये टाउनशिप सिर्फ मैदानी जिलों के लिए जरूरी है? दूसरी बात, अभी जिस तरह की यहाँ भौगोलिक परिवर्तन होते रहते हैं, और अभी आपने आपदाओं को लेकर के भी बात कही है। दूसरी बात यह है, टेक्निकली एक बात और भी आती है, जिसमें उत्तराखंड में जो अभी आने वाले समय में अब विधानसभाओं की सीटों को लेकर के परिसीमन होना है। पहाड़ वैसे ही खाली हो रहे हैं, पहाड़ के लोग मैदान में आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, और अन्य राज्यों से भी लोग मैदान में आ रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात बताई, ठीक है। तो जरूरत जरूर है, लेकिन ये जरूरतें किसके लिए पूरी की जा रही? देहरादून की जमीनें आज देहरादून के लोगों के पास नहीं। आपने कहा कि वित्त कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब देहरादून में ये जनता का कहना है कि भाई सरकार के पास भले पैसा ना हो, लेकिन यहाँ के नेताओं के पास बड़ा पैसा है, ठीक, और सबके पैसे लग रहे हैं। आज ये जनता के बीच में चर्चाएं, मतलब हमें ये बात सुन, लेकिन ये वास्तविकता है, जनता के बीच में ये चर्चाएं हैं कि भैया सरकार के पास भले पैसा ना हो, लेकिन नेताओं के पास, यहाँ चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, उनके पास बड़ा पैसा है, जमीनें हैं, और वो उसमें पैसा लगाएंगे। आने वाले समय में ये चीजें दिख भी जाएंगी। दिल्ली से लोग आकर के, व्यवसायी आकर के देहरादून में बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आपको अच्छा प्लॉट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मतलब अब हम देहरादून में रह रहे हैं, देहरादून वासी दिल्ली वाले से पूछेंगे कि भाई देहरादून में मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे कहाँ जमीन खरीदनी चाहिए। ये स्थितियां हो गई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी मैं कहूंगा यहाँ पे, आज मुख्यमंत्री जी ने देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय के डीएम ऑफिस में, रजिस्ट्री कार्यालय के यहाँ छापा मारा। पिछले कुछ दिनों से वहां पर गड़बड़ियों की बात चल रही थी, और डीएम ने भी कुछ अधिकारियों के, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए। बड़ी बात यह है यसी कि देहरादून में लोगों को यह नहीं मालूम है कि जो उनकी जमीन है, जो उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, संपत्तियां हैं, रजिस्ट्री कार्यालय में उन संपत्तियों के मालिकाना हक बदल दिए गए। खसरा खतौर रजिस्ट्री में आपका नाम है, जो कागज आपके पास है उसमें आपका नाम है, लेकिन अंदर खसरे में वहां किसी ने जाकर के छेड़छाड़ करके उसके मालिकाना हक बदल दिए। यहाँ भू माफियाओं की स्थिति और ये गठजोड़ इतना मजबूत है कि उसने रजिस्ट्री कार्यालय तक की, कुलदीप जी देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि टाउनशिप और स्मार्ट सिटी और इन सब चीजों से हम उबर नहीं पा रहे हैं। मैं एक एक रिएक्शन आशीष नौटियाल जी, पीसी थपलियाल जी, विपिन खन्ना जी आपका लेना चाहूंगी, उसके बाद जपेन जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं, और शुरुआत आशीष जी आपसे करूंगी मैं। फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। मैडम, अगर हमारे पास पैसा है तो हम कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं, और पहले स्मार्ट सिटी के काम को निपटाओ, जनता के बीच में अपना विश्वास हासिल करो। देखो मैडम, जमीनें बहुत बिकती हैं, जमीनें जनता देती है, अपने बेचती भी है, पर लोगों को विश्वास है, वहां के लोगों को ये जमीनें फ्री फंड में हड़प लेंगे, इसके बदले पैसा नहीं देंगे, इसलिए ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है, और इन पे अब कोई, शायद मुझे नहीं लगता, हम डेवलपमेंट जैसी जगह के जो डेवलपमेंट करना चाह रही है सरकार, उसके लिए भी जनता ने इनको मना कर दिया। तो उसका पूरा कारण इनका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। जी, विपिन खन्ना जी, विश्वास का अभाव। यशी जी, विश्वास का अभाव तो है, और ये बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जनता से खो चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ठीक है, अगर आपके पास नई टाउनशिप बनाने के लिए बजट है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो ऐतिहासिक शहर जो आपदा की भेंट चढ़ने जा रहा है, जोशीमठ, पहले आप उसको बनाइए, जहां पर लोग उजड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उसको बताया जाता है जो उजड़ने की कगार पे है, ना कि नई टाउनशिप डेवलप की जाती है। अगर आपके पास बजट है तो आप पहले जोशीमठ पर उस बजट को लगाइए, वहां के लोगों को सहारा दीजिए, उनके लिए घर बनाइए, उनके लिए स्कूल बनाइए, उनके लिए सड़कें बनाइए। बाद में नई टाउनशिप अगर आप डेवलप करेंगे तो हो सकता है जनता का आपके ऊपर भरोसा बढ़े। मैं आऊंगी जपेन जी, पीसी थपलियाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। देखो, टाउनशिप के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाहरी जो बिल्डर हैं उनका दबाव है सरकार पे। सरकार हर चीज अब प्राइवेट हैंड के द्वारा करवा रही है। इवन उन्होंने सिडकुल का भी निर्माण
प्राइवेट पार्टनर को बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां जमीन लें और सिडको डेवलप करें। इसी तरह में प्राइवेट लैंड इनको दिलाएंगे और वो वहां कॉलोनियां डेवलप करेंगे। ये तो बहुत बड़ा गठबंधन है हमारी सरकार का माफियों का। ये निश्चित रूप से जनहित में नहीं है। और दूसरी जो एडमिन सिटी है, एडमिन सिटी ये राजधानी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, एडमिन सिटी के छतरी मुखोटा पहनकर, और वहां पे रायपुर में पूरा जंगल काट के विस्ता, सेंट्रल विस्ता की तर्ज में, मुख्यमंत्री कह रहा है सेंट्रल विस्ता की तर्ज में यहाँ पे विधानसभा बनाई जाएगी, तीसरी विधानसभा। अब आगे उत्तराखंड में जो गैरसैंण बनाई है, अरे तुम अच्छा शहर चाहिए इस हिमालय राज्य को। अगर गैरसैंण में एक सुंदर जूरी जनेवा जैसा शहर बनता तो आज सारी जनता इस सरकार को गले लगाती। लेकिन माफियों के चंगुल में फंसी सरकार निश्चित रूप से जनहित में कोई काम नहीं कर सकती। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। जोशीमठ के विस्थापितों के लिए 1000 करोड़ रुपए की किस्त, पहली किस्त जारी हो चुकी थी मुआवजे के लिए, और उसमें 3000 करोड़ के लगभग का उसका पूरा एस्टिमेट है। इसी तरह से जहां से भी विस्थापन होना है, जहां भी टाउनशिप आएगी, वहां के लिए फंड निश्चित तौर पे जारी किए जाने हैं और किसी तरह से किसी फंड की कोई कमी नहीं है। और जहां तक जो अभी कुलदीप जी ने बात कही, तो नई टाउनशिप पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में भी भविष्य की योजनाओं के अनुरूप विकास होना है। कर्णप्रयाग का रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी, और कर्णप्रयाग के बाद जो आगे के प्रोजेक्ट हैं, संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं को जोड़कर और पूरी तरह से एक रेलवे ट्रैक बनाकर जो उत्तराखंड के विकास को एक नई गति देने का कार्य किया जा रहा है। तो सब पर्वतीय जनपदों में भी नई टाउनशिप्स के साथ, नए संसाधनों के साथ जो एक विकास का खाका लिखा जा रहा है। ठीक है, आप आज विरोध कर सकते हैं, आपको अधिकार है विरोध करने का, हम आपके विरोध में से सुझावों को भी निकालते हैं। ठीक है जपेन जी, देखिए फिलहाल तो आपको स्मार्ट सिटी के काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जनता में जो अविश्वास है उसे विश्वास में बदलने की जरूरत है। जो ग्रामीण आपसे नाखुश चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले तो आप उनको सेटिस्फाई करिए उनकी जमीनों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। और ये काफी गलत है कि उनकी जमीन है, उनका हक है, तो उन्हें पूरा हक है जानने का, और साथ ही साथ उनका जो भी हक है उन्हें मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर मैं चाहती हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे। और जपेन जी, मुझे लगता है कि आप एक कड़ी हैं और आप इस ओर ध्यान देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और जहां स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वहीं टाउनशिप बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में जनता के बीच अविश्वास की बात विपक्ष द्वारा कही जा रही है। तो वहीं पर डोईवाला के कुछ ग्रामीण हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिनका ये साफ कहना है कि हमारी जमीन पर ये टाउनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी इजाजत नहीं ले जा रही है, हमारी परमिशन नहीं ले जा रही। तो ऐसे में सरकार का क्या रुख होगा ये देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।